हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर आरंभिक नगर पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ लिया है और तो आज तीसरा चैप्टर, इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता हमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, रहन सहन क्या था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जो आज हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो वो आपको मिल जाए। और जो लोग ऐसा बोल रहे थे कि आवाज़ थोड़ा स्लो है, मैं उसको और तेज़ करने की कोशिश करूँगी, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर ये है पहला टॉपिक है हड़प्पा की कहानी। तो हम इसको एक कहानी के रूप में ही एक छोटे से छोटे वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो है बहुत ज़्यादा लेंदी चीज़ें ना पढ़नी पड़े और छोटी चीज़ों में आपको सब कुछ पता चल जाए। तो देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो ये 150 साल पहले की बात है कि जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसमें जो इंजीनियर्स थे वहाँ पर काम कर रहे थे, उनको अचानक से हड़प्पा के उस पूरा स्थल के बारे में पता चला, ठीक है, वो पूरा स्थल मिला। और ये है कहाँ, आधुनिक रूप से ये हमारे पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये जो उनको क्या मिला था, एक खंडहर के रूप में मिला था, जहाँ पर उन्हें एक अच्छी प्रकार की ईंटें मिली थी, ठीक है, अच्छी ईंटें मिली थी। तो उन्होंने क्या किया, हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ लिए और रेलवे लाइन बिछा डाली, ठीक। इससे जो है कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए, यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, ठीक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। उसके बाद देखिए, इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था, ठीक है, 4700 ईयर्स पहले इसका जो है निर्माण हुआ था। और इसको 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था, ठीक, इसके बारे में पता चला था, उस खंडहर के बारे में पता चला था। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं, ठीक है, इन सारे प्रांतों में ये मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की चीज़ें मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन मिले उनको, ठीक है, जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट मिले हैं, मुहरें मिली हैं, मनके मिले हैं, ठीक है, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड, ये सारी चीज़ें उनको मिली हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक मैप है, ये देखिए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर देखिए सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी है, फिर मोहनजोदड़ो, सोतकाको, चन्हूदड़ो, गंवेरीवाला, कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा। अब यहाँ पर देखिए हड़प्पा जो है नदी जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है, ये नदी के पास में है, कौन से, झेलम, चेनाब, रावी, ठीक है, मतलब सिंधु नदी से होकर जाती है। और ये सिंधु नदी की ये जो झेलम, चेनाब, रावी, ये सारी नदियां हैं, ये सिंधु की सहायक नदी है, ठीक। और ये सिंधु नदी कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये तिब्बत के मानसरोवर के निकट से निकलती है। कहाँ से, तिब्बत के, ये सिंधु नदी है ना, ये तिब्बत के मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर के निकट से निकलती है और तिब्बत और कश्मीर के बीच में बहती है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग में यह है और दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। और कहाँ पर ये जाकर गिरती है, ये सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है, ठीक है, हर जगह से होते हुए ये जाकर अरब सागर में मिलती है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। कहाँ है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी, ये रहा ना रावी नदी के किनारे है। अब यहाँ पर देखिए राखीगढ़ी, ये राखीगढ़ी कहाँ है, ये आपका हरियाणा में है, ठीक है, इंडिया में है, ये हरियाणा के हिसार जिले में है, ठीक। राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी जो है
वो सिंधु सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में धौरीवाला के बाद दूसरा स्थान आता है। ठीक है, एक दूसरा विशाल ऐतिहासिक नगर है ये राखीगढ़ी। ठीक, सबसे पहले नंबर धौरविला आता है, उसके बाद राखीगढ़ी आती है। अब ये धौलावीरा कहाँ है? ये देखिए धौलावीरा, ये आपका गुजरात में है। सुतकोतदा धौलावीरा ये आपका गुजरात में है। लोथल भी आपका गुजरात में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गंवेरी वाला, ये कहाँ पर है? ये आपका दक्षिण पंजाब में है। ठीक, दक्षिण पंजाब। ये भी एक सिंधु सभ्यता के जो बड़े शहर हुआ करते थे उनमें से एक था। और यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो, ये कहाँ है? सिंध प्रांत के, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसके लरकाना जिले में है। कहाँ पर है? लरकाना जिले में है। ठीक, इसके बाद चन्हूदड़ो, ये जो है मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में है। ठीक, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में है ये। और धौलावीरा कहाँ है? ये गुजरात के कच्छ में। ठीक है, गुजरात के कच्छ में है ये। ठीक है, ये सारी थोड़ी बहुत जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है ये 1921 में उत्खनन वर्ष है इसका। ठीक है, 1921 उत्खनन वर्ष है। दयाराम साहनी ने किया था उत्खनन इसका। ठीक है, खुदाई की थी। रावी नदी के तट पर है और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब में है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता ये पाकिस्तान के पंजाब में है। मोहनजोदड़ो 1922 में उत्खनन हुआ था इसका। राखलदास बनर्जी जो है वो उत्खनन करता था, जिन्होंने खुदाई की थी। कौन सी नदी के पास है? ये सिंधु नदी के पास है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले। ठीक, लरकाना जिले में है ये। इसके बाद सुतकांगेडोर देखिए, ये आपको 1927 में उत्खनन है। ऑलिलस्टाइन ने इसका उत्खनन किया था। दाश्क नामक नदी के पास है ये, और है कहाँ? ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है ये। रंगपुर देखिए 1953 से 54 के बीच रंगनाथ राव जो है इसके उत्खनन करता है। भादर नदी के पास में है, गुजरात का काठियावाड़ जिला। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात के काठियावाड़ जिले में। बाद में चन्हूदड़ो देखिए, ये कहाँ है? ये आपका 1931 में उत्खनन हुआ, गोपाल मजूमदार ने किया। सिंधु प्रांत में है ये, सिंध पाकिस्तान में है। रोपड़ देखिए, ये आपका 1955 से 56 के बीच हुआ। यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन किया इसका। सतलज नदी के पास में है, पंजाब भारत में है ये। कोटदीजी कहाँ है? 1955 से 57 के बीच में हुआ उत्खनन। फजल अहमद खान ने किया। सिंधु नदी के पास में है, सिंध प्रांत का खैरपुर नगर में है ये। ठीक है, कोटदीजी कहाँ है? ये सिंध प्रांत का खैरपुर नगर में है। 1958 यज्ञदत्त शर्मा ने किया। और हिंडन, जो हिंडन नदी है उसके पास में है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आलमगीरपुर। ठीक है, यहाँ पर आलमगीरपुर जो है वो 1958 यज्ञदत्त शर्मा, हिंडन, मेरठ। इसके बाद लोथल देखिए, लोथल जो है 1955 से 62 के बीच में हुआ, उत्खनन हुआ। SR राव ने किया। मोगवा नदी है और अहमदाबाद गुजरात में है ये। जगह कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। कालीबंगा देखिए 1953 में बीबी लाल और BK थापर ने इसका उत्खनन किया। घाघरा नदी के पास में है, हनुमानगढ़, गंगानगर राजस्थान, हनुमानगढ़ में है। ठीक, इसके बाद देखिए मालवण 1967 में आलविन ने किया उत्खनन। ताप्ती नदी है इसके पास और ये गुजरात में है। सुरकोतदा 1972 यज्ञदत्त शर्मा ने किया। ठीक है, नदी नहीं पता इसका। कच्छ गुजरात में है, नहीं होगी नदी। बड़वाली ये 1973 से 74 के बीच में हुआ इसकी खुदाई, और रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। घाघरा नदी के पास में है कहाँ? हिसार, हरियाणा अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन नगरों की विशेषता क्या थी। ठीक, यहाँ पर देखिए मैंने फोटो भी लगा दी है।
ये यहाँ पर ये इसका महान स्नानागार है। ठीक, यहाँ पर लोग नहाते थे, स्नानागार है ये। यहाँ पर देखिए नगर और दुर्ग। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में दो या इससे ज़्यादा हिस्से में विभाजित किया गया था। ठीक, इसको दो या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। इसका पश्चिमी भाग जो था वो छोटा था। ठीक, लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, ऊंचे स्थान पर बना हुआ था। और पूर्वी हिस्सा जो था वो बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में बना था। ठीक, ऊंचाई वाले भाग को जो पुरातत्वविद है बताया था इसके बारे में, पुरातत्वविद के बारे में जो लोग खुदाई करते हैं इसके बारे में पता लगाते हैं उनको कहते हैं। तो ये जो ऊंचाई वाला भाग था उसको नगर दुर्ग कहा गया। ठीक, नगर दुर्ग क्या किसको कहा गया? जो पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी भाग कैसा था? पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बना था। तो जो ऊंचाई वाला भाग था उसको नगर दुर्ग, ऊंचाई वाला भाग। ठीक, ऊंचाई भाग जो है वो नगर दुर्ग कहलाया। ठीक है, और जो निचले हिस्से में बना था वो निचला नगर कहलाया। ठीक, निचले हिस्से में जो बना था वो आपका निचला नगर कहलाया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चार दीवारियां भी थी, जो कैसे बनी थी? पक्की ईंटों से बनी थी। चार दीवारियां आपकी पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ठीक, दोनों हिस्सों मतलब दो हिस्सों में बटी थी। ठीक, चार दीवारी तो दोनों हिस्सों की जो चार दीवारियां थी वो कैसे थी? पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ठीक, और इनकी ईंटें जो है इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल के बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रहीं। ठीक, और क्या हुआ था इसमें? दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई करवाई जाती थी। ठीक, ईंटों की चिनाई करवाई जाती थी। इसके बाद देखिए इससे क्या होता था? जो चिनाई करवाई जाती थी मतलब एक के बाद एक के ऊपर एक ईंटों को जो रखा जाता था उसी को चिनाई कहते हैं, जिससे दीवारें बहुत मजबूत रहती थी इसलिए। ठीक, और देखिए कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। ठीक है, जैसे कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। ये देखिए तालाब, सॉरी तालाब यहाँ पर नहीं है, आगे दिखाएंगे। तालाब यहाँ पर नहीं दिया है, मैंने अभी दिखाऊंगी आपको। तो ये क्या कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो में खास तरह का तालाब बनाया गया था जिसको जो पुरातत्वविद थे उन्होंने कहा कि ये स्नानगार है। ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरह का एक स्नानगार भी मिला है। ठीक, महान स्नानगार मिला है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, तालाब को बनाने में जो वहाँ पर तालाब मिला था मोहनजोदड़ो में, उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया था। और कहीं मतलब उसमें से पानी कहीं से ना छूने लगे, रिसाव ना होने लगे, इसलिए प्लास्टर के ऊपर क्या किया था? चारकोल लगाया गया था। ठीक, ये सब चीज़ों का यूज़ हुआ था, मतलब चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सीढ़ियाँ भी बनी थी, सीढ़ियाँ भी बनी थी। ठीक, जो सरोवर था उनके उसके दो तरफ से में उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी, और जो है कमरे भी बनाए गए थे। ठीक, स्नानगार हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सीढ़ियाँ लग रही है ना, सीढ़ियाँ, ये नीचे उतरने के लिए, स्नानगार में उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। और देखिए वहाँ पर उसके चारों ओर जो है कमरे भी बनाए गए थे। ठीक, जिसमें भरने के लिए पानी के कुएं से निकाला जाता था। ठीक, इसमें इसको जो है पानी का कुआं यहाँ पर निकाला जाता था। उसके बाद जब उसका यूज़ कर लिया जाता था तो उसको खाली कर दिया जाता था। ठीक, कुएं भी बनाए गए थे वहाँ पर। और उसके बाद जब उसको यूज़ कर लिया जाता, कुएं का पानी मतलब जब यूज़ हो जाता था तो उसको खाली कर दिया जाता था। और यहाँ पर देखिए विशिष्ट नागरिक जो है विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। जो महान स्नानागार बना है, इसको कहते हैं कि यहाँ पर जो है कोई विशेष उत्सव हुआ करता था तो अवसर पर यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है स्नान करने के लिए आते थे। ठीक, इसके बाद कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते रहे होंगे। ठीक, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर यज्ञ किए जाते रहे होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ठीक, अन्न भरे जाते रहे होंगे, उसमें भंडार गृह मिले हैं। इसके बाद देखिए भवन, नाले और सड़क
घर जो है आमतौर पर 1 या 2 मंजिले हुआ करते थे, ठीक? और जो है आंगन के चारों ओर कमरे हुआ करते थे। और देखिए एक अलग स्नान घर होता था, मतलब जैसे कि अधिकांश घर ऐसे हुआ करते थे जिसमें से अलग स्नान घर होता था, ठीक? सेपरेट रूप से वो अपना स्नान घर बनाए थे। और कुछ घरों में कुएं भी हुआ करते थे, ठीक? उनके अलग से कुछ कुछ घरों में अलग से स्नान गृह और अलग से कुएं भी होते थे। नगरों में ढके हुए नाले होते थे, ठीक? जो नगर था वहाँ का, उसमें नाले जो है वो ढके हुए होते थे, ठीक? और सीधी लाइन में हुआ करते थे, सावधानी से उसको एक सीधी लाइन में बनाया गया था। और हर नाली के पास हल्की ढलान कहाँ होती थी? नाली के पास हुआ करती थी, कि हर नाली में जो है हल्की सी ढलान मतलब बना दी थी ताकि जो है पानी आसानी से बह सके, ठीक है? और बीच बीच में जो है मेन होल बनाया गया था, जगह 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 पर नालों के ढके होने के कारण में से जगह जगह पर मेन होल भी बनाया गया था, जिसकी देखभाल और सफाई मतलब की जाती रहती थी बीच बीच में, ठीक है? और देखिए यहाँ पर अ, हाँ, और एक चीज और देख लीजिए कि घर, नाले और सड़कों का निर्माण ऐसा भी बताया गया है कि घर, नाला और जो सड़क हुआ करता था, इसका जब निर्माण किया जाता था तो योजना पहले बनाई जाती थी, ठीक? योजनाबद्ध तरीके से एक साथ उनका निर्माण किया जाता था कि कहाँ कहाँ से नाली निकलेगी, कहाँ से सड़क निकलेगी, ठीक? ये सब चीज़ों का मतलब अच्छे से ध्यान रखा जाता था। अब यहाँ पर देखिए सड़क, यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसके ऊपर बना नाला, ये देखिए सड़क और नाला, ठीक? ऐसे हुआ करते थे। ये कुआं, ऊपर कुआं एक बना दिया गया है, ठीक? इसके बाद देखेंगे नगरीय जीवन यहाँ पर कैसा था। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी के बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते रहे होंगे, ठीक? ऐसा अनुमान लगाया गया है। यहाँ नगर कैसे हुआ करते थे? नगरों में बहुत ज्यादा हलचल रहती थी, ठीक? और यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो एक मतलब खास तरह की इमारतों में रहा करते थे। और यहाँ पर शासक लोग भी रहा करते थे, ठीक? और ये जो है मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से शासक जो है लोगों को, अन्य लोगों को दूर दूर से दूर दूर तक भेजकर उनसे धातुएं, बहुमूल्य पत्थर और उपयोगी चीजें मंगवाते थे, ठीक? और इसके बाद देखिए इन नगरों में लिपिक भी होते थे, ठीक? लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे। यहाँ पर देखिए ये मुहर है एक, ठीक? वहां से मिली हुई एक मुहर है जिनमें देखिए पशु का चिन्ह भी बना हुआ है, ठीक? तो ये कह रहे हैं कि मतलब और भी चीज़ों पर लिखते रहेंगे लेकिन बच नहीं पाए, जैसे कि लकड़ी की चीज़ रही होगी तो वो खराब हो गई होगी, नहीं बच पाई होगी, ठीक? इस तरह। इसके बाद देखिए हड़प्पा की एक मुहर, ये देखिए मुहर दिखाया ना मैंने, ये मुहर रही और इसके ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है, ठीक? ये लिपि का चिन्ह देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। पकी मिट्टी के खिलौने। अब यहाँ पर देखिए शिल्पकार भी हुआ करते थे और वो स्त्री पुरुष दोनों हो सकते थे, ठीक? ये लोग क्या करते थे? अपने घरों में, घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वहां से उपयोगी वस्तुएं लेकर आते थे और वहां के किस्से कहानियां लेकर आते थे कि क्या होता था वहां पर, कैसे होता था, ठीक? मतलब सुदूर देशों की किस्से कहानियां लेकर आते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने मिले हैं यहाँ पर, जिससे बच्चे मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया है कि बच्चे खेलते रहे होंगे इससे। अब यहाँ पर नगर और नए शिल्प के बारे में हम देखेंगे कि नगर और नए शिल्प कैसे थे। पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी, ठीक? इनसे जो है बनाई हुई धातु है। और तांबे और कांसे के से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ठीक? ये सब चीज़ों से जो है गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ये देखिए सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं।
काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से मिले हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर बाट है ये, ठीक, पत्थर के बाट कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। चर्ट पत्थर से बनाया गया। अगर एग्जाम में आ गया कि कौन से पत्थर से बनाया गया वहाँ का बाट, तो ये चर्ट पत्थर से बनाया गया। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा, ठीक। ये देखिए गहने आभूषण, ठीक। उसके बाद देखिए इनमें से कई कार्नेलियन, हाँ, इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थरों और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मनके भी है, यहाँ पर मनके मिले हैं, ठीक है। और इनमें से कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए हैं। जो मनके हैं वो कैसे बनाए गए हैं? कार्नेलियन पत्थरों से। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए हैं। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए, ठीक, माला बनाई जाए। पत्थर के धारदार फलक भी मिले हैं यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए और भी चीजें मिली हैं। कढ़ाईदार वस्त्र मिले हैं। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति यहाँ पर मैंने दिखाया आपको। ये देखिए पत्थर की बनी मूर्ति मिली है, जो देखिए कितना मस्त बनाया है ना। जो मूर्ति बनी है जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है, ठीक। मतलब उस समय के लोग कढ़ाईदार वस्त्रों का भी यूज करते रहे होंगे, ठीक। इससे ये पता चलता है, अनुमान लगाया जा सकता है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कपास की खेती होती थी। कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं, ठीक। और क्या मिला है? कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए लिखा है कि मोहनजोदड़ो के कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के अन्य एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं कि वहां उस समय सूत भी काता जाता रहा होगा। इसके बाद फेयंस के बारे में देखिए। यहाँ पर जिन जिन वस्तुओं को आपने देखा, मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सब विशेषज्ञों ने बनाया होगा, ठीक। मतलब जो जो खास चीजें हैं एक आम आदमी तो ऐसे बना नहीं सकता है। इन लोगों ने प्रशिक्षण लिया होगा, ठीक, सीखा होगा जैसे कैसे पत्थर तराशा जाता है, मनके को चमकाना सीखा होगा, मोहरों पर पच्चीकारी करना सीखा होगा, ठीक। ये सब चीज़ों को, मूर्ति का चेहरा कैसे देते हैं, उसको आकर्षक कैसे बनाते हैं, ये सब विशेषज्ञ मतलब ऐसा कहा जाता है कि विशेषज्ञ मूर्तिकार जो थे वो लोगों ने ये सब बनाया होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए फेयंस के बारे में दिया है कि पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस के से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ पर देखिए ये एक तरह का फेयंस है, ठीक। इसके बाद हम कच्चे माल के बारे में पढ़ेंगे। कच्चा माल की खोज, कच्चे माल की खोज में। अब देखिए कच्चा माल बहुत तरह का हो सकता है, मतलब प्राकृतिक रूप से जो मिलता है वही तो हम कच्चा माल समझते हैं। इसमें किसान या पशुपालक, ठीक है, वो जो उत्पाद करते थे वो भी हो सकता है, मतलब होता है, जैसे कि लकड़ी हो गया, ठीक, और धातुएं हो गई। यहाँ पर लकड़ी या धातुओं के अयस्क, कपास, तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे, ठीक। तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात, कांसा बनाने के लिए तांबे से के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन टिन का आयात। बहुत बार आपका सीटेट में आया है कि टिन कैसे बनाया जाता है, ठीक।
उसके बाद देखिए आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान से किया जाता था। तो दूर दूर से चीज़ें जो है मंगाई जाती थी, उसका आयात किया जाता था। इसके बाद देखेंगे नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन कैसे बनते थे? लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे और जो गांव में लोग रहते थे वो अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे, ठीक। किसान और चरवाहे जो हैं वो शहर में जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, शासक, लेखक, जो दस्तकार हुआ करते थे, इनको खाने का सामान देते थे, ठीक, इनको पहुंचाते थे। अब यहाँ पर देखिए हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, ठीक। ये सब पौधों के जो अवशेष मिले हैं उससे पता चला है कि ये लोग जो है पौधों के जो अवशेष मिले हैं उनसे ये पता चला है कि ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर होती थी, ये लोग उगाते थे। जुताई के लिए हल का प्रयोग, लेकिन हल के आकार के खिलौने यहाँ पर मिले हैं, ठीक। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ पालते थे। तालाब और चारागाह, ठीक है, तालाब और चारागाह भी हुआ करते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे, ठीक। यहाँ पर देखिए ये विशेष प्रकार का हल यहाँ से मिला है, ठीक। इन हलों का ये लोग यूज किया करते रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इसके बाद हम देखेंगे गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। यहाँ पर देखिए गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे हम। कच्छ के इलाके में खदिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। यहाँ पर साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ हुआ करती थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभाजित किए गए थे, ठीक। वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था, 3 भागों में बांटा गया था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार, इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार, एक खुला मैदान भी था जहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ करता था। हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था, ठीक। इसके बाद देखिए गुजरात की खंभात की खाड़ी में, ये देखिए तालाब, ठीक है, हम लोग तालाब की बात कर रहे थे ना, ये रहा आपका तालाब। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह था। इस भंडार गृह में मोहरें और मुद्रांकन या मुहर बंदी मिले हैं, ठीक। अब यहाँ पर लोथल का बंदरगाह के बारे में देखिए कि लोथल का बंदरगाह या बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता रहा होगा, ठीक। कैसा? यहाँ पर माल जो है, जो सामान बाहर से आता था उसको उतारा जाता रहा होगा, यहाँ से जो जाता रहा होगा उसको चढ़ाया जाता रहा होगा, ठीक। ये सारी चीजें हुआ करती रही होंगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। पत्थरों के यहाँ पर जो है इमारतें जो मिली हैं, ठीक है, उसमें जो मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। अब यहाँ पर मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी, ये क्या होता है देखिए। मुहरों का प्रयोग सामान के से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनसे मोहरों पर गीली मिट्टी
पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। ठीक, वो जो गीली मिट्टी से जो छपाई होती थी उसको मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप छूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक, इसके बाद देखिए सभ्यता के अंत का रहस्य। अंत में क्या हुआ? लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। ठीक है, देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अचानक लोगों ने इस नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात कच्चे माल का आयात जो है वो कम हो गया। ठीक, कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ठीक है, तो ये सब देख के या कुछ विद्वानों ने कहा कि यहाँ पर नदियाँ सूख गई होंगी, कुछ ने कहा कि जो है जंगलों का विनाश हो गया होगा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कारण बताए। कुछ ने कहा कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी तो वो नहीं मिले। इसके बाद जो है कुछ लोगों ने कहा कि जो है जो मवेशी होते थे वे मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए रहे होंगे इस वजह से। कुछ ने कहा बाढ़ आ गई। ठीक, ऐसे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपनी अपनी राय दी। आधुनिक पाकिस्तान आरंभिक नगर के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि अंत में जो है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो चुका था। बिल्कुल पूरी तरह से हर चीज परिवर्तित हो चुकी थी। ठीक, तो ये रहा आज आपका ये जो है खत्म होता है ये चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो जो चीज़ें आती थी महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी का आपका नेक्स्ट क्लास में करूँगी। नेक्स्ट चैप्टर के साथ थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और चीज़ें कलेक्ट करके आपको दूंगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।